मुझे हमेशा से ये बड़ा अजीब लगता है कि पेड़ कितने अजीब होते हैं। वो मूव नहीं कर सकते, किसी खतरे से बचने के लिए भाग नहीं सकते, फिर भी वो इतने विशाल और मजबूत होते हैं कि बड़े बड़े तूफान झेल जाते हैं। यही तो असली राज है। राइट। तो आखिर इस मजबूती का राज क्या है? मुझे लगता है ये सारी ताकत उनके टिश्यूज यानी कोशिकाओं के उन ग्रुप में छिपी होती है। और ये बिल्कुल वही पॉइंट है जहां से प्लांट बायोलॉजी का असली आधार शुरू होता है। अगर इसको थोड़ा और गहराई में समझा जाए तो प्लांट बायोलॉजी को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम देखें कि एक पेड़ की बुनियादी जरूरतें एक जानवर से कितनी अलग हैं। अच्छा, जानवरों से कंपैरिजन। हाँ, वहीं से इस पूरे स्ट्रक्चर का लॉजिक बनता है। देखिए, एक जानवर को खाना ढूंढने के लिए लगातार चलना पड़ता है, शिकारियों से बचने के लिए छिपना या भागना पड़ता है। राइट, उन्हें हमेशा मोशन में रहना है। एग्जैक्टली। इसीलिए जानवरों की बॉडी को ऐसी एनर्जी और मूवमेंट की जरूरत होती है जो तुरंत काम आए। पर एक पेड़ का अस्तित्व ना बिल्कुल अलग है। वो एक ही जगह पर स्थिर है। हाँ, वो कहीं जा तो सकता नहीं। वही तो, उसे बस अपनी जगह पर डट कर खड़े रहना है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना है और हवा या पानी के बहाव को झेलना है। इसीलिए उसकी बॉडी का जो डिजाइन है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किसी मोबाइल जानवर जैसा नहीं हो सकता। ओह, आई सी। मतलब उनका मेन पर्पस ही अलग है। बिल्कुल। उनका मुख्य फोकस मूवमेंट पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और अनहिलाई जा सकने वाली ताकत पर होता है। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल अप्रोच है इसको समझने की। तो अगर हम उस पेड़ को एक बड़ी सी फैक्ट्री मान लें जिसे एक जगह पर खड़ा रखना है, तो इस फैक्ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल। ऐसे वर्कर्स जो दिन रात काम करें। हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो लगातार काम करके इस ढांचे को खड़ा कर सके। और नोट्स के हिसाब से प्लांट बायोलॉजी में इन लगातार काम करने वाले मजदूरों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी लगातार आगे बढ़ने वाला ग्रोइंग टिश्यू। राइट। पर मैं ये सोच रही थी कि इन स्पेसिफिकली इन मजदूरों में ऐसी क्या बात होती है जो इनको बाकी प्लांट पार्ट से इतना अलग बनाती है? अरे, इनकी खासियतें बहुत ही दिलचस्प हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनकी दीवारें यानी सेल वॉल्स बहुत पतली होती हैं। पतली क्यों? ताकि इजीली डिवाइड हो सकें। ये क्यूबिकल शेप के होते हैं और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेंसली पैक्ड होते हैं। डेंसली पैक्ड मतलब उनके बीच में कोई जगह नहीं होती? एग्जैक्टली। इन सेल्स के बीच में कोई खाली जगह या इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। इनको बस एक के बाद एक टाइटली पैक किया जाता है। और एक और चीज, इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस तो दिमाग होता है ना सेल का? हाँ, और क्योंकि इन सेल्स को लगातार डिवाइड होने का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना होता है, इनका दिमाग बड़ा और हमेशा एक्टिव होना चाहिए। वेट, एक सेकेंड। यहाँ पर मुझे एक बड़ी अजीब चीज याद आ रही है। क्या हुआ? आमतौर पर जब भी हम स्कूल में प्लांट सेल का डायग्राम देखते थे तो उसमें हमेशा एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल दिखाया जाता था। हाँ, बड़ा सा सेंटर में। राइट, वही जो पानी और बाकी चीजें स्टोर करता है। लेकिन नोट्स में ये खास तौर पर लिखा है कि इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है ना? एक प्लांट सेल अपने स्टोरेज बैग के बिना कैसे काम कर सकता है? इसके पीछे नेचर की एक बहुत ही लाजवाब इंजीनियरिंग छिपी है। इसको इस नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्यूल का मेन काम क्या होता है। स्टोरेज करना, आई गेस। बिल्कुल। उसका काम होता है खाना, पानी या वेस्ट मटेरियल को लंबा समय तक जमा करके रखना। पर हमारे इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का यानी इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एकमात्र लक्ष्य क्या है? सिर्फ डिवाइड होना और प्लांट की ग्रोथ करना। एग्जैक्टली। इन्हें कुछ भी लंबा समय तक स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं है। इनकी पूरी एनर्जी सिर्फ सेल डिवीजन में खर्च होती है। ओह, अच्छा। अगर इनके पास बड़े स्टोरेज रूम्स यानी वैक्यूल्स होंगे तो वो फालतू जगह घेरेंगे और सेल डिवीजन का प्रोसेस स्लो और भारी हो जाएगा। ओह वाह, मतलब जिस वर्कर को सिर्फ लगातार ईंटें लगानी है उसको गोदाम की चाबी ही नहीं दी गई। सही बात है। नेचर ने इनको स्टोरेज के बोझ से बिल्कुल मुक्त रखा है ताकि ये बिना किसी भारी सामान के तेजी से अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सके। ये सच में हैरान अंगेज है। अब समझ आया कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ डिवीजन पर क्यों है। तो आई गेस ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पेड़ में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं और उनकी लोकेशन के हिसाब से
इनके डिपार्टमेंट्स बनते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इनके 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहला डिपार्टमेंट है एपिकल मेरिस्टेम। इसके तो नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये एपेक्स यानी बिल्कुल टॉप पर होता है। सही कहा, ये पेड़ की रूट्स और स्टेम्स के बिल्कुल टिप्स पर पाया जाता है। राइट, जिसका सीधा सा काम है पेड़ की लंबाई बढ़ाना, जिसे प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। पेड़ आसमान की तरफ और जड़ें जमीन के नीचे इसी की वजह से बढ़ती हैं। और इसके बाद आता है दूसरा डिपार्टमेंट, जिसे लैटरल मेरिस्टम या कैम्बियम कहते हैं। टिप से बढ़ रही है, पर एक पतला सा पौधा समय के साथ इतना चौड़ा और विशाल बरगद का पेड़ कैसे बन जाता है? जेन्युइन सवाल है ना? उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए तो टिप्स तो काम आएंगी नहीं। वहीं पर ये लैटरल मेरिस्टम अपनी शक्ति दिखाता है। ये पेड़ की छाल यानी बाक के ठीक नीचे एक पतली सी लेयर के रूप में होता है। ओ, तो ये बाग के नीचे छुपा होता है। हाँ, और इसका मुख्य काम स्टेम और रूट्स की मोटाई या उनकी गर्थ को बढ़ाना है। इस प्रोसेस को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, यानी जो ट्री रिंग्स बनती हैं। बिल्कुल, एक पेड़ सालों साल जो चौड़ा होता जाता है और उसके अंदर लकड़ी की जो गोल रिंग्स बंदी जाती हैं, वो इन्हीं लैटरल सेल्स के लगातार अंदर और बाहर की तरफ डिवाइड होने की वजह से होता है। वाह, मतलब ये फैक्ट्री को बाहर की तरफ फैलाने का काम करते हैं। समझ गई। और तीसरा टाइप है इंटर कैलरी मेरिस्टम। नोट्स के अनुसार ये लीव्स के बेस पर या नोड्स पर होता है। हाँ, नोड्स पर, यानी वो जगह जहां से पत्ते निकलते हैं। राइट, डालियों पर, वो जगह जहां से नए पत्ते या टहनियां निकलती हैं। पर इसका स्पेसिफिकली फायदा क्या है? मतलब अगर मैं सोचूं कि एक मैदान में घास उगी है और एक गाय आकर घास का ऊपरी हिस्सा खा जाती है। बहुत आम बात है। तो उसकी टिप यानी एपिकल मेरिस्टम तो गाय के पेट में चली गई ना। हाँ। तो वो घास वापस कैसे उगती है? आहा, यही तो इंटर कैलरी मेरिस्टम का सबसे बड़ा जादू है। अच्छा, कैसे? जब गाय घास का ऊपरी हिस्सा खा लेती है तो प्लांट को लंबाई बढ़ाने के लिए एक नए सोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंटर कैलरी टिश्यू नोड्स पर यानी थोड़ा नीचे स्थित होता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। ओह, आई सी। और पौधे को वापस लंबा करने में मदद करता है। तो ये तीनों मिलकर प्लांट का एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन टीम बनाते हैं। ऊपर और नीचे से लंबाई बढ़ाना, साइड से मोटाई बढ़ाना और ब्रांचेस से नए पत्ते निकालना। परफेक्ट सिस्टम। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। लेकिन एक मिनट, हाँ। इस लगातार चलने वाले कंस्ट्रक्शन को देखकर एक और सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल? इन सेल्स का काम लगातार डिवाइड होना है ना? पर जब डिवीजन का ये फेज पूरा हो जाता है या जब पौधा एक पर्टिकुलर आकार ले लेता है, तब इन डिवाइडिंग सेल्स का क्या होता है? क्या ये सेल्स रिटायर हो जाते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है? What's fascinating here is कि वो रिटायर बिल्कुल नहीं होते। रिटायर नहीं होते, तो क्या करते हैं? प्लांट की फैक्ट्री में वेस्ट या बेरोजगारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब इन सेल्स का लगातार डिवीजन का फेज पूरा हो जाता है ना, तब वो एक नए प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे बायोलॉजी में डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब उन्हें अपने अस्तित्व का एक नया और पक्का मकसद मिलने वाला है ना? बिल्कुल ठीक। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि बचपन में एक बच्चा सिर्फ फिजिकल रूप से ग्रो करता है, वो उसका मेरिस्टेमेटिक फेज है। हाँ। जैसे जनरल ग्रोथ। पर जब वो बड़ा होता है तो वो एक स्पेसिफिक फील्ड चुन लेता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। डिफरेंशिएशन के दौरान भी इन डिवाइडिंग सेल्स को एक परमानेंट शेप, एक स्पेसिफिक साइज और एक पक्का फंक्शन मिल जाता है। ओह, आई लव दिस एनालॉजी। और इस बदलाव के बाद वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अब उनका काम नए सेल्स बनाना नहीं है, बल्कि प्लांट की फैक्ट्री में एक तय ड्यूटी निभाना है। और जब हम इन परमानेंट टिश्यूज की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू से। हाँ, सिंपल वाले। इन्हें सिंपल आई थिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के यानी एक ही शक्ल और आकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी पूरी टीम एक जैसी दिखती है। एग्जैक्ट, एक जैसी। तो इस सिंपल टिश्यू के अलग अलग रूप समझने में सच में बड़ा मजा आता है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी रूप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ना आप एक तरह से प्लांट का बेसिक स्टोरेज यूनिट और पैकिंग मटेरियल मान सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन टिश्यू है। पैकिंग मटेरियल की तरह? हाँ, इन कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और सबसे जरूरी बात ये लिविंग सेल्स होते हैं, यानी इनमें जान होती है। ओके, लिविंग होते हैं ये। इन सेल्स के बीच में काफी इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है। इनका मुख्य काम खाना स्टोर करना और पौधे को एक बेसिक इंटरनल सपोर्ट देना है।
अगर आप एक पेड़ के अंदर देखें तो उसका ज्यादातर हिस्सा इसी पैरेन्काइमा से भरा होता है। जैसे पार्सल्स के अंदर पैकिंग के लिए बबल रैप का इस्तेमाल होता है। हाँ। वैसा ही कुछ। एकदम वही बबल रैप वाली वाइब। लेकिन इस पैरेन्काइमा की कहानियां खत्म नहीं होती मेरे हिसाब से। नोट्स में था कि जरूरत पड़ने पर ये अपने आप को ढालने में बहुत माहिर है। हाँ, मॉडिफाई हो जाते हैं ये। अगर इस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल आ जाए, यानी वही हरा पिगमेंट जो खाना बनाने के काम आता है, हाँ। तो इसका रूप और नाम दोनों बदल जाते हैं। फिर इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। सही बात है। अब ये सिर्फ गोदाम नहीं रहा, अब ये पौधे का किचन बन गया है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग रूप है जिसे एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा, ये कहाँ होता है? जो पानी में उगने वाले पौधे होते ना, जैसे कमल या जलकुंभी, उनमें ये पेरेन्काइमा अपने अंदर हवा की बड़ी बड़ी कैविटीज यानी खाली जगह बना लेता है। ओ, हवा भरने के लिए। हाँ, इन हवा भरी कैविटीज की वजह से पौधे को उत्प्लवन बल बोयंसी मिलती है, जिससे वो पानी पर तैर पाता है। वाओ, एक ही बेसिक सेल ने जरूरत के हिसाब से खुद को कितनी खूबसूरती से बदल लिया है ना। किचन भी बन गया और लाइफ जैकेट भी। ये परिवर्तन नेचर की अनुकूलता यानी अडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर सिर्फ पैकिंग और तैरने से तो पेड़ तूफान नहीं झेल सकता ना। सही बात है, उसके लिए तो लचक चाहिए। इसलिए पैरेन्काइमा के बाद दूसरा सिंपल टिश्यू भरकर आता है, जिसे कोलनकाइमा कहते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि प्लांट स्टेशनरी होता है और उसको तेज हवा और बारिश झेलनी पड़ती है। राइट। कोलनकाइमा वही फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक प्रदान करता है। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, पर इनकी एक बड़ी खास बात होती है, इनकी वॉल्स कॉर्नर्स पर आके मोटी या थिक हो जाती हैं। मोटी हो जाती हैं। ये मोटाई आई थिंक सेल्यूलोस और पेक्टिन जैसे नेचुरल केमिकल्स की वजह से होती है ना, जो एक तरह का बायोलॉजिकल ग्लू या स्प्रिंग का काम करते हैं। एब्सोल्युटली सही पकड़ा। इसी थिकनेस और लचक की वजह से ये पौधे को बेंडिंग में सपोर्ट देते हैं। अच्छा, जैसे तेज हवा में? हाँ, तेज तूफान में जब पेड़ की डालियां जमीन की तरफ झुक जाती हैं तो वो आसानी से टूटती नहीं है। ये जो रबर बैंड या स्प्रिंग जैसी लचक है जो डाली को वापस अपनी जगह ले आती है, ये कोलनकाइमा की वजह से ही संभव होती है। वाह, मतलब बेंडिंग अलाउड है पर ब्रेक नहीं होगा। एग्जैक्टली। ये मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी दोनों एक ही समय पर प्रदान करता है, और वो भी बिना सेल को मारे, लिविंग रह के। पर अब ना यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी को भी हैरान कर दे। Here's where it gets really interesting. क्या ट्विस्ट? तीसरा टाइप, जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। अभी तक हम लिविंग सेल्स यानी जिंदा कोशिकाओं की बात कर रहे थे, पर स्क्लेरेन्काइमा पूरी तरह से डेड सेल से बना होता है, एकदम निर्जीव। हाँ, ये बहुत शॉकिंग लगता है पहली बार सुनकर, है ना। इनकी वॉल्स एक लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से बेहद मोटी और सख्त होती हैं। ये लिग्निन एक तरह का बायोलॉजिकल सीमेंट है। ये प्लांट को इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है जो लिविंग सेल्स कभी नहीं दे सकते। सही बात है। इसका सबसे आम उदाहरण अगर देखना हो तो नारियल का छिलका है। जब हम नारियल छिलते हैं तो वो जो सख्त बाल जैसा मटेरियल निकलता है जिससे हाथ भी छिल जाता है कई बार, वो दरअसल स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ही है। ओहो, नारियल का छिलका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें तो नेचर का ये कदम बहुत ही समझदारी भरा है। कैसे? एक पेड़ को अगर अपनी ट्रंक और ब्रांचेस के लिए एक लोहे जैसा ढांचा चाहिए तो उसके लिए लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। हाँ, लिविंग सेल्स को तो खाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जिंदा सेल्स को लगातार खाना, पानी और ऑक्सीजन देना पड़ता है, पर अगर सपोर्ट देने के लिए डेड सेल्स यानी स्क्लेरेन्काइमा का इस्तेमाल किया जाए तो एक बार वो बन गए और लिग्निन से सख्त हो गए, उसके बाद उन्हें मेंटेन करने की कोई लागत नहीं आती। ओह वाओ, मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गई। एग्जैक्टली। वो निर्जीव हैं पर प्लांट को एक अभेद्य ताकत दे रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि प्लांट अपनी ही डेड बॉडीज को एक दीवार या लोहे के सरिये की तरह इस्तेमाल करके खुद को खड़ा रख रहा है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है सच में। बिल्कुल, एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो चलो बन गया, फैक्ट्री की दीवारें और पिलर सब खड़े हो गए, पर एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी है। कौन सी समस्या?
जमीन के अंदर जो पानी है वो 100 फुट ऊपर पत्तों तक कैसे जाएगा, और पत्तों ने जो खाना बनाया है वो वापस जमीन के अंदर रूट्स तक कैसे आएगा? अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट। राइट। यहाँ पर जरूरत पड़ती है प्लांट के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हाँ, और इसे कॉम्प्लेक्स कहने के पीछे एक बड़ा कारण है। अभी तक सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स थे, है ना? हाँ, सब एक जैसे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिलकर एक यूनिट या एक टीम की तरह काम करते हैं। इन सब का आकार और रूप अलग हो सकता है, पर इनका आखिरी मकसद एक ही होता है, कंडक्शन, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सकते हैं। इस प्लम्बिंग सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी पाइप है जाइलम। द वाटर कैरियर जाइलम? यस, जाइलम। इसका सिर्फ एक ही काम है, जमीन के अंदर से पानी और मिनरल्स को रूट्स के जरिए खींचकर पूरे पेड़ में पत्तों तक पहुंचाना। और ये बहाव हमेशा अपवर्ड्स होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के बिल्कुल खिलाफ। और बिना किसी हार्ट या मोटर के पानी को ऐसे ऊपर चढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। इस जाइलम प्लम्बिंग के अंदर 4 अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। 4 कंपोनेंट्स, वो क्या है? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनके किनारे नुकीले होते हैं, और वेसल्स एक के ऊपर एक रखी हुई खुली पाइप जैसी होती हैं जिनसे पानी सीधा ऊपर चढ़ता है। ओके, तो ये मेन पाइप्स हो गई। हाँ, और यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि इस पूरे जाइलम नेटवर्क में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारे सेल्स डेड होते हैं। वेट, सारे सेल्स डेड? यानी एक निर्जीव टिश्यू का नेटवर्क लगातार पानी को ऊपर खींच रहा है। ये तो एकदम मिट्टी की बनी हुई पक्की पाइप्स की तरह हो गया, क्योंकि पानी को ऊपर ले जाने के लिए आई गेस पाइप के जिंदा होने की जरूरत ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। पानी तो आई रेड ट्रांसपिरेशन पुल, यानी पत्तों से पानी उड़ने के दबाव और कैपिलरी एक्शन के जरिए खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। जिंदा सेल्स रखकर एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? सच में नेचर बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। अब दूसरी तरफ आते हैं, फूड डिलीवरी सिस्टम पर, जिसे फ्लोएम कहते हैं। द फूड कैरियर। हाँ, पत्तों में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना बनता है उसको पौधे की हर ब्रांच, हर फ्रूट और मिट्टी के अंदर रूट्स तक पहुंचाना जरूरी है। जाइलम के बिल्कुल उलट फ्लोएम का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी खाना जरूरत के हिसाब से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। सही बात है। और फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी 4 मेन कंपोनेंट से बनता है। इसमें होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्कीमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स नाम से लग रहा है चलनी या सीव की तरह। एग्जैक्ट वही, दरअसल चलनी की तरह होते हैं जिनके छेदों के जरिए खाना फ्लो करता है। अब क्योंकि सीव ट्यूब्स को खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है और उनके अंदर अपना न्यूक्लियस यानी दिमाग नहीं होता। ओ, बिना दिमाग के सेल्स, तो वो काम कैसे करते हैं? यही तो अमीन लॉजिक है। इसलिए उनके ठीक बगल में कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उनके दिमाग और इंजन दोनों का काम करते हैं। वाओ, नाम ही कंपेनियन है, जो उनका साथ देते हैं। हाँ, और जाइलम के मुकाबले फ्लोएम का कंट्रास्ट देखिए। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स लिविंग होते हैं, यानी जिंदा होते हैं। ओह, जाइलम में सब डेड थे और यहाँ सब लिविंग है। अगर इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ रखकर देखें तो नेचर का मास्टर प्लान कितना क्लियर समझ आता है। आई नो, राइट? पानी एक ऐसी चीज है जो फिजिकल फोर्सेस की वजह से आसानी से फ्लो कर सकती है। इसलिए पानी ले जाने वाली पाइप्स यानी जाइलम ज्यादातर डेड मैटर से बनी है। लेकिन खाना जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है, उसको अलग अलग दिशाओं में पुश करने के लिए और स्टोर करने के लिए एक एक्टिव प्रोसेस और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए फूड डिलीवरी सिस्टम यानी फ्लोएम को एक लिविंग सिस्टम बनाया गया है। क्या शानदार बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है ये। शानदार तो है, पर इतना सब कुछ इंटरनल होने के बाद भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर फैक्ट्री अंदर से इतनी कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट है तो उसको बाहरी खतरों से कौन बचाएगा? बाहरी खतरे जैसे कड़ी धूप, तेज बारिश, बीमारियां और कीड़े। एक स्थिर फैक्ट्री को एक बाहरी कवच यानी आर्मर की सख्त जरूरत होती है ना। सही बात है। बिना उस कवच के तो इनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इसलिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज सामने आते हैं। ये वो टिश्यूज हैं जो प्लांट की सेफ्टी तय करते हैं। इसमें सबसे बाहरी लेयर आती है एपिडर्मिस, जिसे हम आई थिंक आसान शब्दों में प्लांट की बाहरी त्वचा या स्किन कह सकते हैं। एपिडर्मिस ना पूरे प्लांट को कवर करती है, चाहे वो जड़ें हों, तना हो या पत्ते। इसका मुख्य काम पानी के लॉस को रोकना और अंदर के नाजुक टिश्यूज को मैकेनिकल चोट और पैरासाइट से बचाना है। राइट, एक प्रोटेक्टिव सील की तरह। पत्तों की एपिडर्मिस पर एक वैक्सी लेयर भी होती है जो पानी को ठहरने नहीं देती। और सबसे दिलचस्प बात, अब इन पत्तों की एपिडर्मिस में छिपे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। हाँ, स्टोमाटा। ये स्टोमाटा ना प्लांट की नाक का काम करते हैं। हवा का आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज इन्हीं के जरिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। सही कहा। और इन स्टोमाटा के दरवाजों पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स? हाँ, ये किडनी के आकार के होते हैं और स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का पूरा कंट्रोल इनके ही पास होता है। इनका एक और बहुत जरूरी काम है, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना। ट्रांसपिरेशन यानी पत्तों से पानी का भाप बनकर उड़ जाना? हाँ, एग्जैक्टली। गार्ड सेल्स तय करते हैं कि पेड़ कितना पानी लूज करेगा। जब धूप बहुत तेज होती है और पौधे को पानी बचाना होता है तो ये गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं और स्टोमाटा के दरवाजे बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी ऐसी हो कि एक बूंद पानी भी वेस्ट ना हो। ब्रिलियंट। पर एक बात सोचिए, एपिडर्मिस हमेशा ऐसी ग्रीन और फ्रेश नहीं रहती ना? हाँ, उम्र बढ़ती है पेड़ की। जब पेड़ पुराना होता है, सालों गुजर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी बाहरी छाल रूखी, मोटी और फटी हुई हो जाती है। तब इस प्रोटेक्टिव टिश्यू का क्या रूप बन जाता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एपिडर्मिस की जगह कॉर्क ले लेता है। पुराने पेड़ों की जो रूखी, ड्राई और फटी हुई छाल हम देखते हैं, वो दरअसल कॉर्क टिश्यू ही होता है। अच्छा, वही कॉर्क है। कॉर्क सेल्स बिल्कुल डेड होते हैं और इनके अंदर एक बहुत स्पेशल केमिकल पाया जाता है जिसे सुबरिन कहते हैं। सुबरिन? ये रसायन क्या खासियत रखता है? मतलब क्या करता है ये? सुबरिन दरअसल कॉर्क को पूरी तरह से वाटरप्रूफ और एयरटाइट बनाता है। ये एक नेचुरल रेनकोट और फायरप्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। वाओ, वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ दोनों। यही वजह है कि चाहे हफ्तों बारिश हो, एक विशाल पेड़ के अंदर का लकड़ी का हिस्सा कभी सड़ता नहीं है। कॉर्क के मोटे लेयर्स प्लांट को एक्सट्रीम टेम्परेचर, आग और फिजिकल डैमेज से भी बचा कर रखते हैं। अमेजिंग। इस पूरी चर्चा के दौरान जो तस्वीर सामने आती है उसको अगर हम एक विशाल तुलना के रूप में देखें तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में ना जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है ना? दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल अलग नियम फॉलो करते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर ना, तो दोनों के नियम एकदम क्लियर हैं। अगर इनका विश्लेषण करें तो कुछ बुनियादी फर्क समझ आते हैं। सबसे पहला अंतर मोबिलिटी यानी गतिशीलता का है। वही जो हमने स्टार्ट में बात की थी। हाँ, प्लांट स्टेशनरी हैं, उन्हें एक ही जगह पर मौसम की हर मार झेलनी है। इसलिए उन्हें ऐसे टिश्यूज की ज्यादा जरूरत है जो सपोर्टिव और स्ट्रांग हो। यही कारण है कि उनमें डेड और मैकेनिकल टिश्यूज ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ जानवर मोबाइल हैं, उन्हें भागना और शिकार करना है, इसलिए जानवरों की बॉडी को फ्लेक्सिबल और एनर्जी से भरे लिविंग टिश्यूज की जरूरत होती है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा अंतर मुझे लगता है हमने ग्रोथ्स में देखा। प्लांट्स की ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन्स तक सीमित होती है ना? लंबाई सिर्फ टिप से बढ़ती है और मोटाई सिर्फ कैम्बियम लेयर से। एक ट्री ब्रांच लंबी तो होती है लेकिन बीच में से स्ट्रेच होकर नहीं खींचती। राइट। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि ग्रोथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पूरी बॉडी, उसके हाथ पैर और धड़ सब एक साथ आकार में बढ़ते हैं। सही ऑब्जर्वेशन है। और एक और अंतर जो इस पूरी बायोलॉजी का सबसे गहरा सच है वो है लिविंग और डेड टिश्यूज का अनुपात यानी रेशो। ओह, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। प्लांट्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने वाले बहुत सारे टिश्यूज जैसे स्क्लेरेनकीमा और जाइलम बिल्कुल डेड होते हैं। इन डेड सेल्स को मेंटेन करने की कोई लागत नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको। हाँ, उनको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। पर जानवरों की बॉडी का लगभग हर हिस्सा जिंदा होता है और उसे जिंदा रखने के लिए कॉन्स्टेंटली एनर्जी लगती है। एक पेड़ ना एनर्जी एफिशिएंसी का और डेड मैटर के इस्तेमाल का सबसे बड़ा मास्टर है।
सही बात है। तो आई थिंक इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए ये क्लियरली पता चलता है कि एक छोटा सा जनरलाइज्ड सेल किस तरह अपनी ड्यूटी समझता है। हमने देखा मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लगातार डिवाइडिंग पावर, जहां फैक्ट्री के वर्कर्स लगातार ईंटें लगाते हैं। फिर आता है उनका डिफरेंशिएशन, जहां वो सिंपल परमानेंट टिश्यू बनकर नई जॉब लेते हैं। पेरेन्काइमा गोदाम बन जाता है। हाँ, पेरेन्काइमा गोदाम और कॉलिनकाइमा डालियों को लचक प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा तो अपने डेड लिग्निन स्ट्रक्चर से लोहे जैसी मजबूती देता है। हमने जाइलम और फ्लोएम के शानदार और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को समझा, और आखिर में कॉर्क और उसके वाटरप्रूफ सुबरिन केमिकल के अभेद कवच को भी देखा। जो पूरा नेटवर्क इस बात का सबूत है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक साइलेंट पर बेहद कॉम्प्लेक्स, एफिशिएंट और हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहने वाली ऐसी फैक्ट्री है जिसने अपनी हर समस्या का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल लिया है।